वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार उत्पाद पुलिस की परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है और आप लोग फ्रेंड्स मास्टर वीडियो की डिमांड कर रहे थे। तो फ्रेंड्स देखिए, इतिहास के लिए भी आप लोग बहुत सारे कमेंट किए थे कि इतिहास का स्पेशल क्वेश्चन आंसर करवा दिए। तो देखिए, इतिहास का ये मास्टर वीडियो है और 2 से 3 दिन में फ्रेंड्स जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास का सभी मैं कवर करवा दूंगा और सभी चैप्टर बाय मैं करवा देता हूं ताकि इतिहास से प्रश्न न छूटे। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स 2 टॉपिक को कवर करेंगे, ऐतिहासिक स्रोत और प्राक-ऐतिहासिक काल से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सभी को इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिए। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दिएगा। ये सभी प्रश्न है जो एनसीईआरटी के बुक से लिया गया फ्रेंड्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। गेस करते चलिएगा। इसका पहला सवाल है, आराम आराम से देखते चलेंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? पहला का करेक्ट आंसर क्या है, आप लोग गेस करते चलिएगा। पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से, इससे भी प्राप्त होता है, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों से भी, और विदेशी यात्रियों के विवरण से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला का। दूसरा नंबर सवाल आपका है कि अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है? 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, अष्टांग हृदय संहिता ग्रंथ है जो आपका आयुर्वेद से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल को देखें, प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण जो किया गया था फ्रेंड्स ईरानियों के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल को देखें, प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए मिला लीजिए। यहाँ पर कूट में इसका आंसर दिया हुआ है। तो 4 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं 4 नंबर सवाल। तो 4 नंबर सवाल का देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? महाभाष्य है। तो महाभाष्य का कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका पतंजलि हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है मालवी का गिनिमित्र, तो बी का जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एक हो जाएगा कालिदास। आ गया मृच्छकटिकम, तो मृच्छकटिकम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका शूद्रक। बच गया फ्रेंड्स नीति शास्त्र का, तो ये हो जाएगा कामंदक हो जाएगा। ठीक है, तो सभी याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। महाभाष्य का पतंजलि हो गया, और आपका मालविक गिनिमित्र का हो जाएगा कालिदास हो जाएगा, मृच्छकटिकम का शूद्रक हो जाएगा फ्रेंड्स, और आपका नीति शास्त्र का कामंद हो जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर सवाल को देखिए। 5वां नंबर सवाल आपका है कि 16 महाजन पदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है? 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इतिहास का सभी वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं शुरू से इतिहास करवा रहा हूँ। 6ठा नंबर सवाल को देखें कि मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किस स्रोत द्वारा मिलती है? 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मौर्यकालीन इतिहास के विषय में अभिलेखों द्वारा, ऑप्शन नंबर 6 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल को देखें कि पश्चिमी भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ था? 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ईरानियों के संपर्क के बाद हुआ था। 6 नंबर सवाल तो हो गया था ए इसका करेक्ट आंसर अभिलेखों द्वारा फ्रेंड्स, और 7 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ईरानियों के संपर्क के बाद। क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के पश्चात प्रारंभ हुआ था? तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर सवाल आपका है, ये भी आपका है जो फ्रेंड्स सुमेलित करना है। एक साइड में आपका दिया हुआ है यात्री और दूसरे में उसका विवरण है। ठीक है, तो 8 का देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं फ्रेंड्स। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फाहियान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाहियान है जो आपका क्या हो जाएगा? फाहियान आया था जो किसके समय में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की राजनीतिक स्थिति था। ठीक है, इसको इस तरह से जूम कर दें
तो फाहियान इसी के शासनकाल में आया था फ्रेंड्स, किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चीनी यात्री हेनसांग है जो हर्षवर्धन, इसका देखिए ये हो जाएगा। इति संघ है जो वेशभूषा खान पान, ये हो जाएगा। और चाउ जू कुआ है जो आपका चोलकालीन इतिहास। यानी कि देखिए आपका सीरियल ढंग से दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सभी को याद रखिएगा, फाहियान जो आया था फ्रेंड्स चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इति संघ है जो वेशभूषा खान पान संबंधित है। आपका चाउ जू कुआ है जो चोलकालीन इतिहास से संबंधित है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 8 का सी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखें, ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे। 9 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के, तो आपका व्यापारी वर्ग का। ऑप्शन नंबर बी 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए, 10 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। पोलीब्रोथा, पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा था। 10 का करेक्ट आंसर होगा मेगास्थनीज ने कहा था, मेगास्थनीज ने। 11 नंबर सवाल को देखें, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो आपका 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है, इसलिए 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो 12 का करेक्ट आंसर ये आपका मुंडको उपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का। 13 नंबर सवाल देखें, 13 नंबर सवाल आपका है, यहाँ पर दिया प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। बुद्ध चरित, यानी कि ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 13 नंबर सवाल का। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित का कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा आपका बुद्ध चरित है ना, तो अश्वघोष हो जाएगा, ठीक है। हर्ष चरित का क्या हो जाएगा, तो वानभट्ट हो जाएगा। फिर है विक्रमांक देवचरित, तो इसका हो जाएगा आपका 2 बिल्हन हो जाएगा। बच गया फ्रेंड्स आपका क्या, तो आपका नवसाह सांक चरित, इसका हो जाएगा पद्मगुप्त हो जाएगा। तो सभी को देखिए याद कर लीजिएगा, बुद्ध चरित के लेखक कौन है, तो अश्वघोष है। हर्ष चरित के वानभट्ट है। बाकी ये आपका विक्रमांक देवी चरित का अश्वघोष हो जाएगा, और नवसाह हसांक चरित का हो जाएगा पद्मगुप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 1 का 3, ठीक है, और बी का 1, सी का 2 और डी का 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है। किस पुस्तक के माध्यम से, तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सीस में। यही बुक में आपका बताया गया है कि प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार की वृत्तांत प्रस्तुत किया गया, तो इसी बुक में किया गया है, ठीक है। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखें, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं, सबसे प्राचीन। 15 का करेक्ट आंसर होगा अशोक का, ठीक है फ्रेंड्स। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख है जो किस शासक के प्राप्त हुए हैं, तो अशोक का। 16 नंबर सवाल को देखें, प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में 16 महाजन पदों का उल्लेख है, तो वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका। देखिए प्राचीन कालीन किन ग्रंथों में न, तो 16 महाजन पदों का उल्लेख है। तो देखिए इसमें फ्रेंड्स अगर भगवती सूत्र भी दिया हुआ है ना, तो 2, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कन्फ्यूज नहीं होइएगा, जनरली आपको अंगुत्तर निकाय में है, लेकिन आपका भगवती सूत्र में भी दिया है, तो ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा ये, तो हो जाए, भगवती सूत्र में भी इसके बारे में मिलता है वर्णन, और अंगुत्तर निकाय में भी। 17 नंबर सवाल को देखें, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था, ये देखिए डेट भी याद रखें, 1837 में पढ़ा गया था, तो जेम्स प्रिसेप्स के द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर 17 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो अष्टाध्यायी का रचनाकार कौन है, तो ये आपका पाणिनि है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए शुरू से हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और सभी तरह के क्वेश्चन देखते जा रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैं 2 से 3 दिन में कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि आपका इतिहास पूरा खत्म हो जाए। उसी तरह से हर एक विषय का मैं मास्टर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, रिवीजन हो जाएगा।
19 नंबर सवाल को देखिए, सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो देखिए महाभारत का है जो फ्रेंड्स, याद रखिए महाभारत का ये आपका प्राचीन नाम भी कह सकते हैं, उपनाम भी कह सकते हैं। तो सतसहस्त्री संहिता महाभारत को कहा जाता है। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए कि अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सुमेलित कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखिए, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? आप लोग गेस करते चलिएगा। तो सवाल नंबर कितना, 20 का है ना। तो देखिए हाथी गुफा अभिलेख है जो फ्रेंड्स आपका खारवेल का है, राजा खारवेल का। जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख है जो किस शासक से संबंधित है? तो रुद्रदामन से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो ये आपका है जो समुद्रगुप्त से है। फिर आपका बस गया फ्रेंड्स एहोल अभिलेख किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से है। तो सभी को याद कर लिए फ्रेंड्स, पुनः एक बार देखिए रिवीजन इसको रिपीट कर देते हैं। हाथी गुफा अभिलेख राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ है जो रुद्रदामन से है। प्रयाग स्तंभ लेख है जो समुद्रगुप्त से है। और एहोल अभिलेख है जो आपका पुलकेशिन द्वितीय से है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर सवाल को देखिए, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसका, ये शुल्ब सूत्र है जो फ्रेंड्स आपका ज्यामिति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए। 22 नंबर सवाल आपका है कि CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 22 नंबर सवाल। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हेनस्वांग से संबंधित है। 23 नंबर सवाल को देखिए, यूनानी लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए 23 नंबर सवाल को देख लेते हैं, ये भी कुट वाला है फ्रेंड्स। तो देखिए आपका है मेगास्थनीज। ठीक है, तो मेगास्थनीज है जो आपका किसका हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 1 का 2 इंडिका का हो जाएगा। ठीक है, पुस्तक है मेगास्थनीज, इंडिका का लिखा है ना। इंडिका किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज लिखा है। टॉलमी, तो टॉलमी कौन लिखा है फ्रेंड्स? तो देखिए 23 का टॉलमी, तो इसका हो जाएगा टॉलमी का ज्योग्राफी। ठीक है, ये टॉलमी का ज्योग्राफी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में हो गया ज्योग्राफी का लेखक टॉलमी हो गया। अज्ञात लेखक सी, अज्ञात लेखक है जो फ्रेंड्स किसका है? तो सी का हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा ये। ठीक है, आपका ये पेरिपल्स ऑफ द रिथियन सी, ये हो गया अज्ञात लेखक। बच गया फ्रेंड्स आपका प्लिनी, तो प्लिनी आपका नेचुरल हिस्ट्री का है। तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स, एक साइड में पुस्तक का नाम दिया हुआ, एक साइड में आपका लेखक का नाम दिया है। तो नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है यहाँ से देखते हैं, तो प्लिनी ने लिखा है। उसके बाद इंडिका किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो मेगास्थनीज ने लिखा है। ज्योग्राफी किसने लिखा है? तो टॉलमी ने लिखा है। और आपका पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखा है? तो अज्ञात लेखक ने लिखा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये बी। चलिए 24 नंबर सवाल को देखिए, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? सबसे प्राचीन ग्रंथ भारत का किसे माना जाता है फ्रेंड्स? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेद को माना जाता है। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ देखा जाए तो वही आपका वेद है। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए 25 नंबर सवाल, भारतीय संगीत का जनक है? 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद है जो संगीत से संबंधित है, यानी सामवेद को ही संगीत का जनक कहा जाता है। ये अथर्ववेद में आपका जादू वशीकरण अंत्र मंत्र तंत्र के बारे में है फ्रेंड्स। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। चलिए 25 नंबर सवाल देख लिए फ्रेंड्स। अब 26 नंबर सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल आपका है, प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ को सुमेलित कीजिए। एक साइड में ग्रंथ है, दूसरे साइड में लेखक है। चलिए इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो सभी को पता होगा, इसका चाणक्य हो जाएगा। मुद्रा राक्षस का कौन हो जाएगा? तो विशाख दत्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में आपका बच गया, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन देखिए। तो 26 का है फ्रेंड्स। तो देखिए आपका 1 का हो गया क्या फ्रेंड्स? आपका अर्थशास्त्र का 1 का 2 हो गया। मुद्रा राक्षस का रहा ना, तो मुद्रा राक्षस हो गया, यानी कि बी का जो आपका क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा विशाख दत्त।
अब कथा सरित सागर हो गया फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा जो कथा, इसका सोमदेव हो जाएगा। बृहत कथा मंजरी का कौन हो जाएगा, तो क्षेमेंद्र हो जाएगा। सभी को याद कर लिए, इंपॉर्टेंट है। एक साइड में आपका क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो आपका बुक दिया हुआ है, दूसरे साइड में आपका लेखक है ना, ग्रंथ और लेखक है। तो सभी को पुनः एक बार कर ले। अर्थशास्त्र का चाणक्य, मुद्रा से ये 2 हो गया फ्रेंड्स। बच गया आपका बृहत कथा मंजरी का क्षेमेंद्र हो गया, और कथा सरित सागर का सोमदेव हो गया। तो सभी को याद कर लीजिएगा। अगला सवाल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 26 का सी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 26 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। देखिए डी का 3 है ना आपका 6 में। 27 नंबर सवाल को देखें। 27 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि राज्य अभिषेक के नियम दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये राज्य अभिषेक के नियम कौन सा ग्रंथ में दिए हुए हैं, तो 27 का करेक्ट आंसर ऐतरेय ब्राह्मण में दिया हुआ है। 27 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स कि अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेखों में किसमें प्राप्त होता है, तो 28 का करेक्ट आंसर आपका मास्की से भी होता है, गुर्जरा से भी होता है, उत्तर से भी होता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख सभी अभिलेख से मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल को देखें। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त कहाँ से हुआ है। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बोगज कोई से प्राप्त हुआ है। 30 नंबर सवाल को देखिए। 30 नंबर सवाल आपका है महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण कहाँ मिलता है। महावीर के जीवन कृत्यों का, ठीक है, महावीर स्वामी का। तो 30 का करेक्ट आंसर होगा भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 31 नंबर सवाल आपका कर रहा है मिलान के लिए फ्रेंड्स, इधर शासक है और आपका इधर अभिलेख है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कितना नंबर सवाल है, 31 नंबर सवाल है फ्रेंड्स। तो इधर शासक है, इधर अभिलेख है। तो 31 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए रुद्रदामन है, तो रुद्रदामन किसका होगा, जूनागढ़ से हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर बी का है पुलकेशिन द्वितीय, तो पुलकेशिन द्वितीय आपका एहोल से हो जाएगा। स्कंद गुप्त है फ्रेंड्स, तो स्कंद गुप्त हो जाएगा किससे, तो भीतरी अभिलेख से हो जाएगा। बच गया आपका विजय सेन, तो ये हो जाएगा देवपाड़ा अभिलेख से। तो सभी को याद कर लीजिए। शासक और अभिलेख, कौन सा जो अभिलेख है किस शासक से संबंधित है, तो रुद्रादामन है जो आपका जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है। ये रुद्रादामन शासक है जो जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय है जो आपका किससे संबंधित है, तो एहोल अभिलेख से संबंधित है। स्कंद गुप्त है जो भीतरी अभिलेख से संबंधित है। और विजय सेन है जो आपका देवपाड़ा अभिलेख से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर सवाल को देखिए। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, 32 का। तो 32 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किससे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो 32 का करेक्ट आंसर बी होगा, गाय को समझा जाता था। 33 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। चलिए अच्छा सवाल, लास्ट सवाल है इसका फ्रेंड्स, ये आपका जो ऐतिहासिक स्रोत है उसका। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 33 सवाल थे जो फ्रेंड्स आपका किससे था, तो आपका ऐतिहासिक स्रोत से थे। अब जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला, वो चैप्टर है फ्रेंड्स क्या, तो प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सभी को देख लेंगे फ्रेंड्स। यही 2 चैप्टर आज कवर करेंगे फ्रेंड्स। और इसके जो नेक्स्ट वाली वीडियो रहेंगे उसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, उसके बाद बौद्ध धर्म और आपका जैन धर्म, ये सब कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। चलिए तो देखते हैं प्रागैतिहासिक काल से फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो पाक मानव से प्राजीतीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। तो किस रूप में उसे जाना जाता है, तो पहला का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पिथैकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन एक बार पुनः सुने फ्रेंड्स। करा ना, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी,
जो प्राक मानव यानी होमोसेपियंस, देखिए याद किया, होमोसेपियंस का ही होता है हिंदी प्राक मानव। तो सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी यानी मानव के समान प्राणी जो किस नाम से जाना जाता था, होमोसेपियंस के नाम से। होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप में से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन एक बार पुनः सुने फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन पढ़ने में अथी हुआ है कि सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी यानी मानव के समान प्राणी जो कौन था, होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था। ठीक है, यानी इससे भिन्न था, उसको क्या किस नाम से जाना जाता था, तो उसको ही आपका पिथैकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए, यानी होमोसेपियंस प्रजाति से भिन्न था, उसको इस नाम से जाना जाता था। दूसरा नंबर सवाल है, प्रागैतिहासिक अण उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है। मेहरगढ़ है जो कहाँ अवस्थित है। 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आपका है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोरवे संस्कृति से। चौथा नंबर सवाल आपका है, सुमेलित करने वाला है फ्रेंड्स। एक साइड में आपका शैल चित्र है, दूसरा में स्थल, यानी कौन सा शैल चित्र कहाँ अवस्थित है इसके बारे में आपको बताना है। तो भीमबेटका दिख रहा है फ्रेंड्स, इसके बारे में पहले वाले वीडियो में ही बता चुका हूँ। ये भीमबेटका कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। ठीक है, और कुप्पा गल्लू, ठीक है फ्रेंड्स, कुप्पा गल्लू, एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये भीमबेटका शैल चित्र है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कुप्पागल्लू है जो एक कर्नाटका में पड़ता है फ्रेंड्स। अजंता एलोरा ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। और मोरहाना पहाड़ उत्तर प्रदेश में। ये बिल्कुल इसी तरह से सुमेलित किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस तरह से दिया हुआ है सामने सामने ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, यानी कि 1 का ए, इसका 2, इसका 3, इसका 4 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4, यही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर सवाल को देखते हैं। 5वां नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है फ्रेंड्स। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम से प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है, तो बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। अगला फ्रेंड्स, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। ये नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, तो HD सांगलिया के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 6 का। 7 नंबर सवाल को देखें कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे। ताम्रपाषाण काल की बात पूछी जा रही है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। पुनः एक बार क्वेश्चन को सुने फ्रेंड्स, देखिए ताम्रपाषाण काल की बात है। महाराष्ट्र के लोग क्या करता था, मृतकों को घर में फर्श के नीचे क्या करते थे, आपको रख कर किस प्रकार दफना देते थे, तो उसको क्या करते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर कर करके दफनाते थे। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। 8 नंबर सवाल को देखें, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाणकालीन कलाकृतियाँ की खोज हुई है। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पल्लवरम में। 9 नंबर सवाल को देखिए, किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है, 9 नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो ये ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। चालकोलिथिक युग है जो ताम्रपाषाण युग को ही कहा जाता है, इसलिए 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखें, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। तो 10 का करेक्ट आंसर होगा, हस्तिनापुर में हुआ था। ठीक है, ये गैरिक मृदभांड पात्र OCP जिसको कहते हैं का नामकरण हुआ था। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, उस स्थल का नाम बताएं जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। तो अभी हम लोग ने देखा था फ्रेंड्स, ये मेहरगढ़ है जो कहाँ पड़ता है, तो बलूचिस्तान में पड़ता है। 11 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखें,
पूरा पाषाण काल मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी याद रखिएगा 12 का। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल में अगर मानव लोग का मुख्य व्यवसाय देखा जाए तो क्या करना था, हंटिंग यानी शिकार करना था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। ध्यान से याद करते चलिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से आमरी संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ था। ये आमरी संस्कृति का उद्भव जो हुआ था फ्रेंड्स आपका सिंध प्रांत, सिंध में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी। VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और हो सकता है एग्जाम में पुनः पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना के समय कौन था, किसके शासनकाल में हुआ था। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासन, इसी के शासनकाल में फ्रेंड्स 1905 ईस्वी में बंगाल का भी विभाजन हुआ था। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं कि प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। 15 का, तो उसे हम लोग क्या किस नाम से जानते थे, तो क्रो मैग्नन के नाम से जानते थे। प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रो मैग्नन के नाम से जानते थे। 15 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब 16 नंबर सवाल को देखिए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। यही भीमबेटका फ्रेंड्स बार बार आता है, देखिए सेट में, ये आपका कहाँ है, तो MP में पड़ता है। तो इस गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भीमबेटका MP में है, जो गुफाओं के शैल चित्र से के लिए प्रसिद्ध है। 17 नंबर सवाल को देखें, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में, तो देखिए कृषि का नहीं, आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखें, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार निर्मित थे। 18 का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। देखिए भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश, तो वो क्वार्टजाइट पत्थर का औजार बनाते थे। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी लौह काल से। 20 नंबर सवाल को देखिए, 20 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। 20 का बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहा है, शैल चित्र चित्रकला का, यही भीमबेटका हो जाएगा आपका। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ पड़ता है, तो MP में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। शैल चित्र के लिए फेमस है। 21 नंबर सवाल को देखें, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बवती नाम से प्रसिद्ध है। 21 का, तो 21 का है जो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी आहाड़ हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बवती नाम से प्रसिद्ध है। तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखिए, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बागौर से प्राप्त हुआ था। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कह रहा है ना, तो बागौर से। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए, इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है। इंडियन एपिग्राफी का लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो ये आपका DC सरकार के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से किस मध्यपाषाण कालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। 24 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा फ्रेंड्स कि निम्न में से किस मध्यपाषाण कालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग के छल्लों के माला के प्रमाण मिले हैं। 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये महदहा से मिला है। 25 नंबर सवाल को देखिए, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला 25 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स संगन कल्लू स्थल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, राख का टीला निम्न से किस नवपाषाणिक स्थल से, तो संगन कल्लू स्थल से संबंधित है। 26 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसके फलक संस्कृति कहा गया है।
तो फलक संस्कृति किसे कहा गया है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो 26 का सी करेक्ट आंसर होगा, मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति को। अगला फ्रेंड्स कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। ठीक है, तो किसने किया था, किसके द्वारा? तो 27 का ए होगा फ्रेंड्स, थॉमसन ने किया था ये। और 28 नंबर, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? देखिए फ्रेंड्स ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, भीमबेटका वाला एमपी के भोपाल, इसका करेक्ट आंसर होगा 28 का। एक मिनट फ्रेंड्स, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आपका एमपी में है फ्रेंड्स, लेकिन रायसेन में पड़ता है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं जो शैल चित्र के लिए आपका प्रसिद्ध है, तो ये आपका रायसेन, एमपी के रायसेन में पड़ता है। 28 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यकाल है? तो 29 का करेक्ट आंसर ये होगा, संस्कृति। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो आपका संस्कृति का। 30 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 30 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? 30 का करेक्ट आंसर होगा, गुफ कराल से। अगला सवाल को देखते हैं, 31 नंबर सवाल फ्रेंड्स आपका, उस स्थान का नाम बताइए जहां अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। 32 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? तो कौन थे? तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वीएस वाकनकर ने किया था। 32 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल का लास्ट सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 33 का, बहुत बार एग्जाम हुआ है। तो ये आपका नर्मदा घाटी से आपका प्राप्त हुआ था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के कौन से नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल हम लोग ने अभी इसमें कितने फ्रेंड्स 33 दूनी 66 क्वेश्चंस को देखे, जिसमें चैप्टर क्या था फ्रेंड्स, एक था पहला आपका ऐतिहासिक स्रोत और दूसरा क्या था, प्रागैतिहासिक काल। ठीक फ्रेंड्स, और इसी तरह से फ्रेंड्स अगर बोलिएगा तो और इससे क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ाऊंगा। अगर ज़्यादा बढ़ाने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है फ्रेंड्स, इसलिए कहीं बोर ना हो जाए, लेकिन आप लोग बोलिएगा फ्रेंड्स तो इससे ज़्यादा प्रश्न का मास्टर वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखिए फ्रेंड्स आपका प्रागैतिहासिक काल हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कवर करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद में आपका वैदिक सभ्यता को कवर करेंगे, और उसके बाद में एक और चैप्टर उसमें इंक्लूड कर लेंगे फ्रेंड्स, उसमें आपका बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म करना है। 3 चैप्टर करेंगे फ्रेंड्स, उसमें आपका 100-150 क्वेश्चन एक वीडियो में बनेगा, तो उसको मैं कोशिश करूँगा कवर करने के लिए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।